नमस्कार। निसंतानता और मातृत्व से जुड़े हुए इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी कपल शादी के बाद परिवार बढ़ाने को लेकर कई सपने सजाते हैं, लेकिन पति पत्नी में से किसी में भी फर्टिलिटी से संबंधित समस्या होने पर उन्हें सफलता नहीं मिल पाती है। झिझक और सामाजिक और पारिवारिक दबाव में वो किसी से भी अपनी समस्या खुलकर बोल ही नहीं मिल पाती है। झिझक और सामाजिक और पारिवारिक दबाव में वो किसी से भी अपनी समस्या खुलकर बोल ही नहीं पाते। ऐसे निसंतान दंपतियों की उम्मीद बनकर सामने आई है IVF तकनीक, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक। इस तकनीक से असंख्य महिलाओं को आस छोड़ देने के बाद भी मातृत्व का सुख मिला है। जी हाँ, निसंतानता और IVF के बारे में डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने IVF स्पेशलिस्ट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि गलहान, इंदिरा IVF इलाहाबाद से हैं, डॉक्टर अर्चना सिंह, इंदिरा IVF जयपुर से हैं और डॉक्टर शिखा मुखीजा, इंदिरा IVF गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। निसंतानता से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर अर्चना से। डॉक्टर अर्चना, नेचुरल प्रेगनेंसी में ऐसा क्या नहीं हो पाता कि IVF की जरूरत पड़ती है? जब भी कोई दंपति 1 साल बाद बिना किसी गर्भ निरोधक का इस्तेमाल किए हुए कंसीव नहीं कर पाता तो उसे निसंतान कपल कहते हैं या निसंतान दंपति कहते हैं। क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि 1 साल की शादी के बाद 70% कपल कंसीव कर जाते हैं, नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। तो अभी नेचुरल प्रेगनेंसी कैसे होती है? नॉर्मली किसी भी महिला के 2 अंडाशय होते हैं जिन्हें हम ओवरीज कहते हैं। इनका कनेक्शन फैलोपियन ट्यूब के द्वारा होता है जिसे हम गर्भ नलिया कहते हैं, और ये फैलोपियन ट्यूब्स एक यूट्रस या गर्भाशय में खुलते हैं। माहवारी के लगभग 14वें दिन एक अंडा जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स में आता है, और उस समय अगर महिला व पुरुष संबंध बनाते हैं तो पुरुष के शुक्राणु बच्चेदानी के रास्ते हुए यूट्रस के रास्ते चलते हुए फैलोपियन ट्यूब्स में पहुंच जाते हैं और अंडे से मिलते हैं। इसे हम अंडे व शुक्राणु का मिलन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बाद जो भ्रूण की उत्पत्ति होती है, उस भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब्स में पाए जाने वाले जो छोटे छोटे रेशे होते हैं जिन्हें हम सीलिया कहते हैं, बच्चेदानी की तरफ खिसकाते हैं, और ये 5 दिन बाद ये भ्रूण गर्भाशय में आकर चिपक जाता है और 9 महीने वही बड़ा होता है। तो ये तो होती है नेचुरल प्रेगनेंसी की प्रक्रिया। पर जब भी कोई किन्हीं कारणोंवश, या तो अंडों के कारणवश या पुरुष के कारणवश या फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉक होती है या झिल्ली कमजोर होती है गर्भाशय की, तो ऐसे कई कारण होते हैं जिनकी वजह से नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, तो हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का फायदा ले सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, इन विट्रो मतलब आउटसाइड बॉडी, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है अंडे व शुक्राणु का मिलन। तो जो प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है उसे हम प्रक्रिया शरीर के बाहर करते हैं, इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान महिला के अंडों को हम इंजेक्शंस की मदद के द्वारा विकसित करते हैं। जब वो पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तो उन्हें शरीर से बाहर निकाला जाता है, और पुरुष के शुक्राणुओं द्वारा एक अंडे में 1 शुक्राणु डालकर के भ्रूण तैयार किए जाते हैं, और इन्हीं तैयार भ्रूणों को वापस महिला की गर्भदानी में या गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जैसा डॉक्टर ने बताया कि 1 साल तक ट्राई करने पर भी कंसीव नहीं होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पिछले एपिसोड के एक कॉलर का सवाल भी आपसे इसी बीच में पूछना चाहूंगी, जो हम कम समय के चलते नहीं पूछ पाए थे। सुषमा जी का सवाल था कि उनकी उम्र 38 साल है, डॉक्टर ने उनके अंडे में प्रॉब्लम बताई थी, तो क्या इस कंडीशन में मां बनना उनका संभव है? सुषमा जी, जब महिला की उम्र 35 से ऊपर होती है तो उनके अंडों में कमजोरी आना स्वाभाविक होता है, जो उनकी उम्र की वजह से होता है। जो महिलाओं के अंडे हैं वो उनको जन्म के वक्त ही मिल जाते हैं, और जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती है इन अंडों में कमजोरी आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक अच्छे भ्रूण का बनना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे केसेस में भी IVF टेक्निक के द्वारा जो पेशेंट है वो संतान सुख की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि IVF में हम इंजेक्शंस लगा के इन अंडों को तैयार करते हैं। इन अंडों को बाहर निकाल के उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो गुणवत्ता है, उसको हम चेक करते हैं, और हम ICSI नाम की पद्धति से इन अंडों को फर्टिलाइज करके उनसे जो सबसे अच्छे भ्रूण बनते हैं उनको हम बच्चेदानी के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो इस तरीके से आज के जमाने में जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, अंडे कमजोर हो गए हैं, वो भी इस IVF की टेक्निक से मां बन सकती हैं।
उम्र बढ़ने के साथ अंडों की क्वालिटी खराब हो जाती है। इंतजार किए बगैर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर, काफी लेडीज का जो पीरियड्स होता है वो छोटी उम्र में इर्रेगुलर हो जाता है और 40 साल से कम में ही पीरियड्स बंद हो जाते हैं। इसकी वजह क्या होती है और ऐसी महिलाएं क्या मां बन सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इस बात को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातों को समझना जरूरी है। देखिए, महिलाओं और पुरुषों में एक बेसिक फर्क है। जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं होता कि उनका कुछ ना कुछ स्पर्म उनके बनते ही रहते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है, उनके अंडे कम होते चले जाते हैं। 30 के बाद ये कम हो जाते हैं, 35 के बाद बहुत कम हो जाते हैं और 40 के बाद न्यूनतम हो जाते हैं। जब ये अंडे पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो महिलाओं को माहवारी बंद हो जाती है, जिसे हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। अगर ये अंडे किसी वजह से पहले खत्म हो जाएं, 40 की उम्र से पहले खत्म हो जाएं, तो हम इसे प्री मैच्योर मीनोपॉज बोलते हैं। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि कभी कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कैंसर की वजह से कोई कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी कराया हो, कोई सर्जरी हुई हो, और इडियोपैथिक भी होता है, मतलब कि जिसमें कारण का पता ना लगाया जा सके कि क्यों ऐसा हुआ है। तो किसी भी वजह से अगर अंडे पहले से खत्म हो गए हैं तो ऐसी महिलाओं को ऑफ कोर्स समय से पहले माहवारी बंद हो जाती है, जिसको हम लोग प्रीमेच्योर मीनोपॉज कहते हैं। अब जैसे क्योंकि इनके शरीर में अंडे खत्म हो जाते हैं तो हार्मोन्स कम हो जाते हैं, हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है, तो इस वजह से इनकी बच्चेदानी भी छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो अगर ये महिलाएं मां बनना चाहें तो इन्हें भी निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग भी प्रेगनेंसी पा सकते हैं। हमारे आईवीएफ में एग डोनेशन की टेक्निक के द्वारा हम लोग इनको भी प्रेगनेंसी दिला सकते हैं। ऐसे में हम एक तरफ तो जो महिला है, हमारी पेशेंट है, उसकी बच्चेदानी को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देकर उस बच्चेदानी को बड़ा करते हैं, एप्रोप्रिएट साइज का, नॉर्मल साइज का बनाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग एक एग डोनर से अंडा लेकर महिला के जो पेशेंट है हमारी, उसके हस्बैंड के स्पर्म से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो बना के हमारी पेशेंट की ही बच्चेदानी में इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरह से एग डोनेशन के माध्यम से ये महिलाएं भी मां बन सकती हैं। तो जैसा डॉक्टर ने बताया कि आईवीएफ में बंद पीरियड्स और अंडे नहीं बनने पर डोनर से अंडे लिए जा सकते हैं। डॉक्टर अर्चना, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर, मुझे एंडोमेट्रियाइटिस की प्रॉब्लम है। लेप्रोस्कोपी ऑपरेशन भी कराया और पिछले 2 साल में सभी तरह के इलाज के बाद भी सफलता नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? देखिए, एंडोमेट्रियोसिस की प्रक्रिया क्या होती है। एंडोमेट्रियोसिस की प्रक्रिया को ऐसे समझ सकते हैं कि ये महिलाओं के शरीर में मेंस्ट्रुअल ब्लड का जमाव है, कि जो नॉर्मली जब औरत के माहवारी आती है तो उसका जो रक्त स्राव होता है, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है, वो बाहर के शरीर के बाहर जाता है। पर साथ साथ में ये फैलोपियन ट्यूब्स के द्वारा कुछ मात्रा में ये ब्लड महिला के पेट में भी जाता है। पर केवल 30 से 40% महिलाओं में यह जो ब्लड होता है वह जमा हो जाता है। जो मोस्ट कॉमन साइट होती है जहां ये जमा होता है वो होता है महिला का अंडाशय। अब जैसे जैसे महिला को माहवारी आती है, यह खून का जमाव हर महीने के साथ, माहवारी के साथ बढ़ता जाता है, और जब ये अंडे में बढ़ जाता है, एक सिस्ट का रूप ले लेता है, जिसे हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं। तो आपने सुना होगा कि डॉक्टर ने आपको बोला होगा कि ये चॉकलेट सिस्ट है, इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा, या कई पेशेंट्स को ऐसा रहता है कि वो चॉकलेट सिस्ट बन गई है, तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। अब जब आप सर्जरी हो चुकी है और 2 साल इलाज हो चुका है, तो इस ऐसे केसेस में हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि इस एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक बार सर्जरी हो गई तो फिर ये वापस जो है माहवारी के साथ दोबारा ब्लड जमा होता जाएगा, कलेक्ट होता जाएगा, तो प्रक्रिया वापस से दोहरा दी जाती है, वापस बॉडी के अंदर शुरू हो जाती है। तो अगर आपके 6 महीने हो चुके हैं, आप सारा स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ले चुके हैं, छोटा इलाज करा चुके हैं, तो ऐसे केसेस में आपको इन टेस्ट ट्यूब बेबी का से लाभ हो सकता है, तो आप अच्छे सेंटर में जा सकते हैं। और कभी कभी एंडोमेट्रियोसिस किसी केसेस में बहुत पेशेंट से बहुत एडवांस हो जाता है। उसमें क्या होता है कि अंडों की क्वालिटी खराब हो जाती है, अंडे हम पनप नहीं पाते हैं, अंडे खत्म होने लगते हैं, उनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब होती है, और
ट्यूब और ओवरी आपस में चिपक जाती है तो ट्यूबें भी अपना काम करना बंद कर देती है। तो ऐसे केसेस में जब अंडे नहीं होते हैं, अंडे की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो डोनर एग भी लेना पड़ जाता है। मतलब अंडे औरत के शरीर से ना लेके किसी और के शरीर से लेने पड़ते हैं। तो इलाज के बाद 6 महीने में नॉर्मल कंसीव नहीं होने पर नई टेक्निक को अपनाना चाहिए। निसंतानता से जुड़ी अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अंजलि, काफी लोगों को लगता है कि आईवीएफ से पैदा होने वाली संतान जो है वो नॉर्मल नहीं होती है, क्या ये सही है? आईवीएफ टेक्निक को लेके लोगों के मन में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शंस हैं, गलत धारणाएं हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये बच्चे आर्टिफिशियल होते हैं, जबकि मैं कहूंगी कि असिस्टेड इज अ बेटर वर्ड। इस टेक्निक में केवल जो अंडे और शुक्राणु के मिलाने की जो प्रक्रिया है वो हम लैब में एक डिश में करते हैं और उससे जो भ्रूण तैयार होता है उसको हम बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर देते हैं। तो ये बहुत ही एक सिंपल टेक्निक है और इससे होने वाले बच्चे उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने एक नेचुरल तरीके से पैदा हुए बच्चे होते हैं। पूरे वर्ल्ड में यदि हम देखें तो 50 लाख से ज्यादा बच्चे इस टेक्निक से ऑलरेडी हो चुके हैं। 40 साल पुरानी टेक्निक हो चुकी है ये। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में भी 5 लाख से ज्यादा बच्चे हो चुके हैं। जो वर्ल्ड की फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी हैं लुइस ब्राउन, वो अब मोटा मोटा 40 साल की हैं और उनकी खुद की भी प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं और उनको बच्चे नॉर्मल तरीके से हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पहले जो ये टेक्निक है आईवीएफ की, ये बहुत ज्यादा महंगी थी और बहुत संभ्रांत या रिच लोग ही इस टेक्निक का फायदा उठा पाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे हमारी टेक्निक्स एडवांस हुई हैं, इंजेक्शंस जो हैं आईवीएफ के उनकी कॉस्ट भी कम हुई है और अब अगर हम इसका खर्चा कहें तो जो इंजेक्शंस की कॉस्ट है, आईवीएफ में लगने वाले इंजेक्शंस की कॉस्ट वो अराउंड 70 to 80,000 है और हॉस्पिटल की फीस अराउंड 25,000 होती है। तो ये खर्चा हम कह सकते हैं कि 1 से सवा लाख के अराउंड है और अब मैं कह सकती हूँ कि आम आदमी भी इसको बिल्कुल अफोर्ड कर सकता है और बिल्कुल आम आदमी की जेब के अंदर है। तो जैसा कि आपने बताया कि आईवीएफ का खर्चा आम आदमी के बजट में ही है, अब सीधे आय वर्ग के निसंतान दंपत्ति जो है वो इस तकनीक को अपना सकते हैं। डॉक्टर अर्चना, काफी पुरुषों के शुक्राणु में कमी या फिर निल शुक्राणु के कारण संतान प्राप्त नहीं हो पाती है। ऐसे पुरुषों के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो नॉर्मल स्पर्म काउंट या शुक्राणु के काउंट कितने होते हैं? ये होते हैं 15 मिलियन पर ml। अगर ये शुक्राणु का काउंट है तो ये नॉर्मल है और नॉर्मल इलाज से आपका इलाज संतान प्राप्ति की जा सकती है। पर जब ये काउंट कम होते हैं, जैसे अगर ये 10 to 15 मिलियन पर ml है, तो ऐसे केसेस में हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या कृत्रिम गर्भाशय हैं। परंतु कभी जब ये मॉडरेट अमाउंट में कम होता है, जैसे 5 to 10 मिलियन पर ml है, 5 to 10 मिलियन पर ml है, तो ऐसे केसेस में हम कन्वेंशनल आईवीएफ की प्रक्रिया कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया होती है ये। इसके अंदर महिला के अंडे विकसित किए जाते हैं और जब ये शरीर से बाहर निकाले जाते हैं तो पुरुष के शुक्राणुओं के साथ छोड़ दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं। अब ऐसे केसेस में शुक्राणु खुद जाकर के अंडे को फर्टिलाइज करते हैं, उसके साथ मिलते हैं और इनसे जो बनने वाले भ्रूण हैं उनको हम बच्चेदानी के अंदर तुरंत वापस रख देते हैं। तो इसे हम कन्वेंशनल आईवीएफ की प्रक्रिया करते हैं। पर जब पुरुष का वीर्य का काउंट बहुत ज्यादा कम हो, जैसे 5 मिलियन पर ml, 1 मिलियन, 2 मिलियन, तो ऐसे केसेस में हम ICSI की प्रक्रिया करते हैं। ICSI की प्रक्रिया क्या होती है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसके केसेस में एक अंडे में एक शुक्राणु को डाल करके भ्रूण तैयार किए जाते हैं और इन भ्रूणों को वापस बच्चेदानी में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है तो कम शुक्राणुओं की कंडीशन होती है। दूसरी एक कंडीशन पुरुषों में पाई जाती है जिसे हम नील शुक्राणु कहते हैं। नील शुक्राणु में भी 2 कंडीशंस हो सकती है पुरुषों में, या तो वो शरीर में बन रहे हैं उनके पुरुष के, या वो नहीं बन रहे हैं। तो इसकी कंडीशन, इन दोनों कंडीशंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? तो इसके लिए हम टेस्टिकुलर बायोप्सी करते हैं। पुरुष के वीर्य कोश से एक बायोप्सी लेते हैं, एक छोटा टुकड़ा जांच के लिए निकालते हैं और उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं। यदि उसमें शुक्राणु पाए जाते हैं तो उन शुक्राणुओं का इस्तेमाल हम ICSI की प्रक्रिया द्वारा, जैसा मैंने पहले बताया, एक अंडे में एक शुक्राणु डालकर भ्रूण बनाए जाते हैं और उनको वापस बच्चेदानी में प्रत्यारोपित किया जाता है। तो जब नील शुक्राणु की कंडीशन है और पुरुष के शुक्राणु बन रहे हैं तो आईवीएफ और ICSI के इस्तेमाल से संतान प्राप्ति की जा सकती है। परंतु जब नील शुक्राणु होते हैं और पुरुष के शुक्राणु बन भी नहीं हो रहे होते हैं, टेस्टिकुलर बायोप्सी से पता लगता है कि पुरुष के
जो शुक्राणु है वो नहीं बन रहे हैं, तो ऐसे केसेस में केवल डोनर शुक्राणु से ही फायदा होता है। डोनर शुक्राणु का इस्तेमाल 2 टेक्निक से किया जा सकता है, या तो IUI के द्वारा किया जा सकता है या IVF के द्वारा किया जा सकता है। तो मतलब अब कम या फिर निल शुक्राणु में भी संतान प्राप्त की जा सकती है। निसंतानता से जुड़ी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अंजलि, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पिछले 5 साल से शुक्राणु का इलाज करा रहा हूँ। डॉक्टर मेरे डेड स्पर्म की संख्या ज्यादा बताते हैं, मेरे लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट रहेगा? साकेत जी, शुक्राणु जो होते हैं वो अंडकोश में बनते हैं। अंडकोश जो होते हैं पुरुष के, वो उसके शरीर के बाहर रहते हैं, क्योंकि उनको एक नॉर्मल टेम्परेचर से कम डिग्रीज चाहिए रहती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि जो शुक्राणु की जो बनने की प्रक्रिया है उसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए रहता है। तो कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी हम एडवाइस करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, यदि कोई मदिरा पान ज्यादा करता है, टोबैको च्यूइंग करता है, या फिर उसका फील्ड जॉब है कि उसको ज्यादा देर तक गर्मी में रहना पड़ता है, तो ये सब हम एडवाइस करते हैं कि जो पुरुष हैं उनको इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहना चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब लेने चाहिए। यदि किसी पुरुष के शुक्राणु दवा देने के बावजूद उनका नंबर, उनका जो क्वालिटी है, जो उनका मॉर्फोलॉजी है, बनावट है, वो यदि ठीक नहीं हो पा रहा है, तो IVF ICSI इज अ बेटर ट्रीटमेंट, प्रेगनेंसी हो सकती है। तो डेड स्पर्म में भी ICSI से फायदा हो सकता है। डॉक्टर शिखा, वो कौन सी जांचें हैं जो निसंतान दंपतियों को करानी चाहिए, जिससे निसंतानता के कारण का पता चल सके? अब क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में हो सकती है, तो मैं एक एक करके बताती हूँ कि पुरुषों में और महिलाओं में क्या क्या जांच करानी चाहिए। तो पुरुषों में सबसे पहले हम लोग सीमन एनालिसिस करते हैं। सीमन एनालिसिस में हम देखते हैं कि स्पर्म यानी शुक्राणु का नंबर यानी कि क्वांटिटी क्या है। दूसरी चीज हम देखते हैं कि स्पर्म की क्वालिटी यानी गुणवत्ता कैसी है। तो जो नंबर है, अगर 20 मिलियन से ऊपर ये नंबर है तो इसको हम नॉर्मोजूस्पर्मिया कहते हैं, मतलब नॉर्मल स्पर्म काउंट है। अगर ये मात्रा 20 मिलियन से नीचे है तो इसको हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, और ऐसे पुरुषों को यूजुअली कंसेप्शन में दिक्कत आ सकती है। तो अगर ये मात्रा थोड़ी ही कम है तो ऐसे लोग IUI की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये मात्रा बहुत कम है, 5 मिलियन से भी नीचे है, तो ऐसे में IVF की ICSI की टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज होती है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब है कि निल स्पर्म का होना, बिल्कुल भी स्पर्म नहीं है, तो ये भी एक कंडीशन होती है। इसके अलावा हम लोग स्पर्म की क्वालिटी को चेक करते हैं। इसके भी हमारे 3 मापदंड हैं इसको चेक करने के, मॉर्फोलॉजी, मोटिलिटी और वाइटैलिटी, जिसके द्वारा हम लोग स्पर्म की क्वालिटी चेक करते हैं। तो ये सब जांचें हैं पुरुषों में। इसके अलावा महिलाओं में क्या जांचें करानी चाहिए? महिलाओं में सबसे पहले हम लोग कुछ जनरल ब्लड टेस्ट करते हैं, जैसे कि CBC ब्लड शुगर का जांच किया। इसके अलावा हम लोग इनके कुछ हार्मोन के टेस्ट करते हैं, जैसे कि TSH, प्रोलैक्टिन, AMH अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ये हमें ये बताता है कि महिला के अंडाशय में अंडे कितने हैं। तो इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है 1.5 से 4 होती है। अगर ये 1 से कम है तो इसका मतलब है महिला का जो ओवेरियन रिजर्व है, मतलब महिला के अंडाशय में जो अंडे हैं वो बहुत ज्यादा कम है। इन टेस्ट के बाद हम लोग एक सोनोग्राफी करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि महिला की बच्चेदानी कैसी है, उसमें कोई विकार तो नहीं है, मतलब जैसे कि कोई सेप्टेट या बाइकॉन्वेट यूट्रस, कोई पॉलिप या फाइब्रॉइड तो नहीं है, उसकी एंडोमेट्रियम जो बच्चेदानी की परत है वो कैसी है। तो इन सब चीजों को देखते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि महिला के अंडाशय में अंडे कितने नजर आ रहे हैं। इसको हम लोग एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कहते हैं, और ये लगभग जो है AMH से मैच करता है। इससे हमें एक अंदाजा लगता है अगेन कि कितने अंडे हैं महिला के अंडाशय में। साथ में हम ये भी देखते हैं कि अंडाशय में कोई सिस्ट तो नहीं है, एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं है। तो इन सब चीजों को चेक करते हैं हम लोग सोनोग्राफी में। चौथी जो बहुत इंपॉर्टेंट जांच है वो है ट्यूबल पेटेंसी टेस्ट। फैलोपियन ट्यूब में महिला के शरीर का वो हिस्सा है जहाँ पे स्पर्म और अंडा मिलते हैं, तो ट्यूब का खुला होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए ये जो ट्यूब की जांच है हम लोग करते हैं, इसके 2 तरीके हैं। सोनोसैल्पिंगोग्राफी से जांच की जा सकती है, हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी की जा सकती है।
तो ये सब जांचें हैं जो हम लोगों को महिलाओं में करानी चाहिए। कोई भी निसंतान दंपति है जो 1 साल से साथ में रह रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें इन जांचों को कराना चाहिए। तो इन जांचों से निसंतानता के कारणों का पता चल सकता है। डॉक्टर अर्चना, क्या आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट करना पड़ता है और क्या वर्किंग लेडीज जॉब पर जा सकती हैं? हाँ जी, एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है जब भी कोई कपल हमारे पास आता है तो आईवीएफ के बाद क्या मैडम बेड रेस्ट करना पड़ता है, क्या हम जॉब पे जा सकते हैं, या हमने सुना है ऐसा कि 9 महीने बेड पे ही लेटा रहना पड़ता है। तो ऐसी देखिए कोई बात नहीं होती है। आप आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि कई ऐसी स्टडीज अब आ गई है, ऐसे रिसर्च सामने आए हैं जिनसे ये पता लगा है कि बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे कोई भी आईवीएफ की सक्सेस में ऐसा कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं पड़ता है, और बल्कि ये देखा गया है कि 14% या 14% सक्सेस रेट इंक्रीज ही हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी पेशेंट जो भी आईवीएफ कराते हैं या आईवीएफ कराना चाहते हैं कि आईवीएफ के बाद बेड रेस्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एकदम नॉर्मल सामान्य जीवन जी सकते हैं, आप जॉब पे जा सकते हैं। अगर जॉब बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग से रिलेटेड नहीं है, स्ट्रेस से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे जॉब आप आराम से नॉर्मली रिज्यूम कर सकते हैं। जो कुछ बातें ध्यान रखनी होती हैं वो ये होती हैं कि आप ओवर स्ट्रेस नहीं करें, एक्सेसिव एक्सरसाइज नहीं करें, मतलब बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करें, जो शारीरिक श्रम आप नहीं करते हैं, जो आपकी क्षमता के अनुसार नहीं है, जो आप एफर्ट लेके कर रहे हैं, शारीरिक श्रम या कोई फिजिकल एक्सर्शन ले रहे हैं, तो वो नहीं करें। सबसे बड़ी बात है कि आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखें। सक्सेस के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों की बात सुने जिनकी स्टोरी, आईवीएफ की स्टोरी भी अच्छी हो, कहानी भी अच्छी हो और जिसमें रिजल्ट अच्छे आए हो। पॉजिटिव रखें, फैमिली का सपोर्ट रखें और बिल्कुल भी उसकी चिंता नहीं करें, और कोई ऐसी बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। आप नॉर्मली अपना सामान्य जीवन जिए तो उससे आपको आईवीएफ की सक्सेस रेट अच्छी ही मिलती है। तो दर्शकों, आईवीएफ के बाद घर और ऑफिस के नॉर्मल काम किए जा सकते हैं, किसी तरह की रेस्ट की जरूरत नहीं होती है। तो आज हमने देखा कि किस तरह से आईवीएफ यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी निसंतान दंपतियों के लिए बेहद कारगर तकनीक है। एक्सपर्ट्स डॉक्टर से सलाह लेने के लिए आपके कॉल्स लगातार आ रहे हैं, लेकिन समय की कमी के अभाव के कारण सभी कॉल्स को हम इस शो में नहीं ले पाए हैं। कार्यक्रम खत्म होने के बाद लेकिन आप इन डॉक्टर से सीधे परामर्श लेना चाहते हैं तो नंबर्स हमारे लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।